बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ ने 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का दावा किया है और 3 महीने बाद ये दावा उनकी जानिब से सामने आता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक एयरफील्ड को निशाना बनाया गया था जिसमें ये तैयारे जो है वो तबाह हुए, यानी फ़ज़ा में तो वो कुछ कर ना सके। जो तैयारे आए थे वो ज़मीन बोस उनके हो गए और उसके बाद अब एयरफील्ड के हवाले से उनको 6 महीने बाद ये याद आता है कि हम एक बयानिया ये बना लेते हैं। इससे कबल जो कुछ वो बात करते रहे हैं, अभी उसकी कुछ झलक आपने देखी कि 12 ख़ास तौर पर 10 मई के बाद, मार्का हक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था, उसके बाद ख़ुद उनके तीनों चीफ्स ने बैठकर, जो उनके तर्जुबान थे, उन्होंने बैठकर यह एतराफ़ किया कि हमारी एयरफोर्स में नुकसान हुआ लेकिन तादाद हम नहीं बता सकते या कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर बाद में उनके एक सीनियर ऑफिशियल ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनका तैयारा गिरा, लेकिन ज़्यादा हम नहीं कि कितने गिरे, ज़्यादा हम ये है कि क्यों गिरे। तो 3 महीने के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जगह एतराफ़ किया। फिर भारत के अंदर से ऑपोजिशन जो थी उसने बार बार कहा कि हमें बताया जाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, जंग में क्या कुछ हुआ है। मुकम्मल खामोशी है हर तरफ। हाँ, ये बयान एक ज़रूर सामने आया है जिसे पूरी दुनिया एक मज़ाक़ खेज़ बयान के तौर पर देख रही है, क्योंकि इस 3 महीने के अंदर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस किस्म की कोई ख़बर ब्रेक नहीं की। हाँ, ये ख़बर ज़रूर ब्रेक हुई कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को निशाना बनाया और उसमें से वो जो कि इंडियन एयरफोर्स का गरूर था, राफेल भी शामिल थे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी एतराफ़ कर चुके कि इस जंग के अंदर 5 से 6 तैयारे गिरे। फिर जो स्टैटिक्स को देखते हैं या जंगों को देखते हैं या स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं, वो तमाम इदारे इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि इंडियन तैयारे इस जंग के अंदर तबाह हुए हैं और पाकिस्तान ने टेक्निकली उसको प्रूव भी किया था इस जंग के मौके पर, जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जानिब से, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह हम इस बात का जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है और उसके सबूत क्या है। अब ये तमाम बातें भारत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ पर एक तरफ टैरिफ का प्रेशर भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का, फिर इस वॉर के हवाले से वो अपनी आवाम को ना तो कायल कर पाए हैं, ना ही हक़ाइक़ बता पाए हैं, और हक़ाइक़ क्या ही बता पाते जब कुछ है नहीं उनके पास। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया एक और कन्फ्लिक्ट की जानिब बढ़ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी इस सिचुएशन के अंदर होता है वो यही करता है कि एक हज़ीमत को छुपाने के लिए एक नई जंग की तरफ वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अब इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा की जानिब से भी यहाँ पर रिस्पांस दिया गया और पाकिस्तान के तकरीबन ऑफिशल्स की जानिब से भी रिस्पांस दिया गया कि ये भारतीय दावा झूठा है। प्रोग्राम में बात कर लेते हैं इसी पर तफसीलन। हमारे साकिब साहब, ज़फ़र इलाली साहब और पीजे मीर साहब मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, 3 महीने लगे एक लाइन कहने में, और वो भी झूठ पर मबनी कि पाकिस्तान के तैयारों को हमने नुकसान पहुँचाया। तो इस किस्म का झूठ जब वो इतनी देर से बोला जाए, शायद वो उस वक्त बोलते तो अपनी आवाम के अंदर कुछ अरसे का, घंटों का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते, बाद में हक़ाइक़ आते तो वो भी वापस चला जाता। लेकिन 3 महीने बाद बोलने वाले इस जुमले का क्या कोई असर होगा? देखें, आप सिचुएशन नहीं समझ रहे। ये तो सबको पता है कि ये झूठ है, ये सबको पता है। सवाल ये है कि ये क्यों बोला जा रहा है और इस वक्त क्यों बोला जा रहा है, और ये मुखातिब कौन, यानी किससे हैं, तखातुब कौन है, किस से बात कर रहे हैं, वो किस को समझा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब एक चीज़ होती है हज़ीमत, यानी एम्बैरसमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा बिस्ती हो गई, और वो कहाँ से शुरू हुई? पहलगम से। पहलगम का फॉल्स फ्लैग किया, ना दुनिया मानी ना उनकी अपनी जनता मानी, बिस्ती। उसके बाद ये आपने सिंध तास मुआहदे को अलहदा कर दिया और कहा जी कि ब्लड मस्ट बी सेपरेटेड फ्राम वाटर, और दहशतगर्दी को मिला के पानी का फलाना ये करके तो कर देंगे। ना दुनिया ने मानी, ना यूनाइटेड नेशंस ने माना, ना आपकी जनता मानी, और ना ही वर्ल्ड बैंक ने माना। ऑपरेशन सिंदूर किया आपने, ऑपरेशन सिंदूर किया, और वो जो राफेल आपने कहा था जी उस वक्त होते तो हम ये कर देते, वो भी यानी मुंह पे पड़ी। और आपको जिस तरह ये वो जहाज़ नज़र नहीं आ रहे ना जो गिरे थे, जो पाकिस्तानी
वो जो आए थे हमारे एयर वाइस मार्शल 6 नील की बात की थी उन्होंने, वो आपको नजर नहीं आए। इसी तरह दुनिया को आपकी भी नजर नहीं आ रही, आपकी डार्क ब्लू आई जो है ना वो भी नजर नहीं आ रही। तो कैसे साबित करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बुनियानुन महसूस हुआ तो आपके साथ हुआ क्या? अब जरा नोट कीजिए कि इस सारे में कई मौके आए थे जिसमें वो कह सकते थे कि जी हमने भी किया। खास तौर पे 2 मौके ऐसे थे जिसमें वो कह सकते थे कि पाकिस्तान के तैयारे गिराए। पहला वो था जब इधर से बात हुई कि 6 नील है, तो उधर से आता है नहीं 6 नील नहीं है, 5 नील है एंड इन आवर फेवर। आया? नहीं आया। दूसरा मौका था जब जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो को फोन किया और ऑलमोस्ट तरले किए कि ये तो पूरा हिंदुस्तान का जो आपका डिफेंस स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाएगा। उस वक्त तरले मिन्नते आपने किए, आपको तो ख्याल ही नहीं था कि बाद में आपको ये बयान देना पड़ेगा। तो 2 मौके तो ऐसे आए कि आप कह सकते थे। और अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने ये जंग बंद कराई, आप तो उसको नहीं मानते। तो ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, कैसे गिरे, क्या हुआ। असल चीज ये है कि आप महाराज शुभ शुभ बोलिए। आपके इस वक्त के जो जीवन की समस्याएं हैं ना, उनकी सफलता सत्य पे होगी। सच बोलिए और पाकिस्तान को छोड़ दें, आप अमेरिका को छोड़ दें, रशिया को छोड़ दें, चाइना को छोड़ दें, अपनी जनता के साथ तो सच बोलिए। और अगर आपका ये ख्याल है कि आप ये झूठ बोल के कि हमने पाकिस्तान के गिराए तो अपनी हजीमत ख़त्म कर लेंगे, वो जो बिस्ती आपकी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जनता पे दया कीजिए, कम से कम झूठ का सहारा ना लें। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त बोला गया है ये किसके लिए बोला गया है? ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने बोल दिया कि चलो कोई नहीं, जिस तरह उनका मीडिया करता है, जो जंग में भी हमने देखा था किया, तो उसको फीड कर देते हैं कि कुछ अरसा लोगों को इंगेज कर लेगा, या इसका कोई और मकसद है? नहीं जी, ये एक क्लियर आफ्टर थॉट है। किसी को नहीं पता था हिंदुस्तान में कि इतना बड़ा ब्लो होगा मोराल इंडियन फोर्सेस के, इतना बड़ा ब्लो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि ये देखिए ये बड़ा मॉरल ब्लो है और फॉर गॉड सेक इसको कुछ डाइल्यूट इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल में या खुद या हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस ने रिपोर्ट किया है उनको, और वो सही रिपोर्ट है। सच हैज बीन द ब्लो टू द मोरल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस दैट वी मस्ट डू समथिंग टू डाइल्यूट द इम्पैक्ट, टू मेक द क्लेम कि भाई हमने भी बड़ा जवाब दिया था। एक तो ये है। दूसरा है इसका पॉलिटिकल फॉल आउट इतना है किस पे, मूडी और बीजेपी पे, कि वो अब कह रहे हैं कि यार हमने जो भी कहते थे और करते थे और मनवाते थे, पुलवाना और ये और वो जो भी हमने किया, अब तो ये जो प्रेशर आ रहा है हमारे पे, इट इज अनसस्टेनेबल, तो इसको डाइल्यूट करो। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई। और क्या बताता है ये बताता है कि लीडरशिप कितनी गलत है। हिंदुस्तानी खुद जो एक जमाने में रिजॉइस करते थे कि मूडी क्या दोस्त था ट्रंप का, और क्या जिस तरीके से एक एक को वो झप्पी डाल रहे हैं, क्या जबरदस्त। अब पता चल रहा है कि पर्सनल रिलेशंस पे बहुत ज्यादा उन्होंने भरोसा किया और एम्फेसिस दी पर्सनल रिलेशंस पे, इसके ख्याल और सोच में कि वो नेशनल इंटरेस्ट को ओवरराइड कर सकता है। वो नेशनल इंटरेस्ट को नहीं ओवरराइड कर सकता है, उनको पता होना चाहिए। और नाउ अब वो एक प्राइस पे करना है उनको, मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस, मोरल ऑफ मूडी, मोरल ऑफ द इंडियन नेशन। ये, और मैं तो कहता हूं आपको कि हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के अंदर छोड़ दें, क्या देख रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं यार ये किस किस्म का आदमी है मूडी, इसको देख रहा है कि ट्रंप एक पीस प्राइज जीतना चाहता है,
उसका तो एक बी ऑल और एंड ऑल ऐसा लग रहा है कि वो वर्ल्ड को पीस लाएगा। आने के पहले कह रहा था ये 1 दिन की बात है यूक्रेन, 2 दिन की बात है गाजा, और पीस प्राइज उसको चाहिए। ही हैज अ मैनिक डिजायर फॉर दैट। और क्या हो रहा है, वो इंसिस्ट कर रहा है कि तुम्हारी मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि मोदी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम कोशिश भी ना करो, डोंट मीडिएट, हम नहीं चाहते, हम नहीं मानेंगे, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी मीडिएशन। और वो दुनिया को कहता जा रहा है रोज, मैंने किया, देखो अगर मैं नहीं करता तो जंग होती, वर्ल्ड वॉर होती, क्या नहीं हो सकता था, और फिर भी वो डिनाई। ये बताता है कि दिस मैन मूडी, ही इज अ डिफेक्टिव मैन यार। जी ऐड कीजिएगा नहीं साहब। देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो चाय वाला और उसने फलाना किया, देखिए एक तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। अब देखिए ना, अगर हिंदुस्तान में हमारा ये ज़ेर बहस देखा जा रहा है तो वो कहेंगे कि यार ये एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो वैसे ही उसका सियासी मुस्तकबिल, उसका मुआशी मुस्तकबिल, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, ऊपर से हमें लोग गालियाँ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी ये चाय वाला है। देखें वो जो बना है ना प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे और हिलाली साहब के वोटों से नहीं बना। आप उसको, उसकी पॉलिसीज़ को तो करें कि जी उसकी ये पॉलिसी गलत, ये पॉलिसी गलत, ये पॉलिसी गलत, लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब, मैं हमेशा यही कहता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि वो कहता है, मैं कहता हूँ जी वो कहते हैं, उसको इज्जत उसके मुल्क में दी हुई है, और वो खुद ही, यानी खुद वो जलील हो रहा है, जलीलो खार हो रहा है अपनी जनता के हाथों। तो अब एक आदमी के साथ वैसे ही ज्यादती हो रही है, इतनी और ज्यादती करने की क्या जरूरत है? रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। जी मैं हिलाल साहब आपकी तरफ आता हूं और आपको बताता हूं कि पीजे मीर साहब, नजमुल साकिब साहब और जफर अली साहब, आप तीनों से भी वो डरते हैं, हमारी सिर्फ फौज से ही नहीं डरते। उन्होंने जो पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया था उसमें ये उन्होंने जो सहाफ़त पर कदगन लगाई थी, जिसको आप कह सकते हैं, वो हमारे चैनल के हवाले से भी थी। जी हिलाल साहब ऐड कीजिएगा, फिर मैं जाता हूँ मीर साहब की तरफ, वेट करें काफ़ी देर से। देखिए मैं तो हैरान हो गया हूं कि एक आदमी जो मुसलमानों को मारा है, 2000 मुसलमानों को कत्ल किया है, दिस मैन इज अ पब्लिक क्रिमिनल, इसको अमेरिका ने बैन किया है और कहते हैं इसकी इज्जत करना चाहिए। हम नहीं कर सकते ऐसे आदमी की इज्जत। हाँ, नेहरू होता हम उसकी इज्जत करते, मनमोहन सिंह होता हम उसकी इज्जत करते। मीर साहब आप एक तो दोनों के दरमियान ये फैसला भी करवा दीजिएगा कि आपका वोट किस तरफ जाता है। दूसरा, एक जिक्र अभी हिलाल साहब ने किया कि पॉलिटिकल फॉल आउट, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना होगा? और इसके साथ साथ आप क्योंकि अभी मुल्क से बाहर हैं, आप वहाँ पर दीगर कम्युनिटीज़ में जा भी रहे होंगे, मुलाकात भी हो रही होगी, तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो मार्का हक हुआ या ऑपरेशन सिंदूर वहाँ से लॉन्च हुआ, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर क्या है और सिफारती फॉल आउट इंडिया के लिए कितना बुरा है? सबसे पहले तो आप देखें तो दोगलापन क्या है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की ये वो जो एक स्टेटमेंट दिखाई है कि 5 से 6 जहाज गिर गए इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसने क्यों नहीं बताया कि 5 से 6 जहाज इंडिया के गिरे? व्हाई डिड ही जस्ट से 5 से 6 जहाज गिर गए? वो हमारे भी गिर सकते हैं, उनके भी गिर सकते हैं। व्हाई आरंट यू स्पेसिफिक ऑन इट? ये इसने डबल गेम, क्योंकि इनके वर्ड्स बड़े केयरफुली कोरियोग्राफ्ड होते हैं, तो वो एक उसने कहा। ये जो है ना, ये एक पॉलिटिकल आप कह लो कि एक डंप्स के अंदर जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये सारा सिनेरियो जो अब क्रिएट हो रहा है, जब हम चाय वाला की वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसकी बायोग्राफी में भी है बाय द वे, वो खुद चाय वाला, इसने एक क्लास को एक उभरने की एक कोशिश की थी, आम आदमी या कह लो या गरीब आदमी। So basically he has failed there, failed in particular in पहलगाम। इनकी इंटेलिजेंस, हम उनकी बात करते हैं, अब इनको भी वो पहलगाम के टेररिस्ट मिल गए, इन्होंने मारा है। और भाई पहले क्यों नहीं तुमने हमें बताया? अभी भी क्यों नहीं हमें बता रहे? फिर इनका एक अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमने सबको पकड़ लिया। और भाई तुमने अगर पकड़ लिया तो ये मुझे बताओ कि तुमने फिर पहलगाम के क्यों नहीं पकड़े यार? आज तुम बड़े क्रेडिट लेने शुरू कर दिए हो। तो इंडिया इज बेसिकली दे आर इन अ मडल। आम आदमी जो है वो गरीब है, अनपढ़ है,
उसको समझ नहीं आती कि सियासत है क्या, वो तो एक नारों पे चलते हैं, ये उनको इसका नारा लग गया, उसके नारा लग गया, हर हमारे मुल्क में भी यही है। बट द क्वेश्चन इज कि एक कर क्या रहे हैं जनाब, ये एक ही चीज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह महाज इख्तियार करते हैं और करते रहेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है। इन्होंने हमेशा किया, आज भी, अभी आप चले जाएं जिनेवा में, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, जहां वो टूटी सी कुर्सी पड़ी है, उसके नीचे इनके बैठे हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर अभी भी आप चले जाएं, व्हाइट हाउस के बाहर जाएंगे आप तो वहां एक आदमी बैठा हुआ है, उसको बैठाया हुआ है कि बलूचिस्तान की वो उसकी बात करे। तो ये हर जगह ये लगे होते हैं, इनका काम ये है। सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट देम बिकॉज दैट इज देयर एसओपी। लेकिन यहाँ जो चीज आती है, एक फिक्रा जो मैं मीर साहब कंप्लीट कर लें, जो क्रक्स जो है, जी। ये सब कुछ होगा बिहार के इलेक्शंस के बेसिस के ऊपर, बिकॉज दे वांट टू रीगेट द पॉपुलैरिटी, बिकॉज मोदी इज नॉट अ पॉपुलर पर्सन राइट नाउ। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस है। सो ये सारा जो पलवंदा ये जो भी है, ये इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज टू सीक एंड गेट इनटू पावर with more force. अच्छा, I think that मीर साहब एक चीज बताइएगा कि हमने अभी लाइन भी हमारी चल रही है भारत की बौखलाहट, तो क्या ये टेंशन्स को इंक्रीज कर रहा है जो प्रेशर एक्सटर्नली भारत पर पड़ रहा है, और भारत फिर कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है? ज़ौक, भारत ने फंडामेंटली एक बहुत गलत उसने एक फॉ कर दिया है कि जिसके अंदर उसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तुम दोस्तियां बढ़ाओ, क्योंकि हम तो नेबर्स हैं, हमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो मर्जी आप कर लो। इंस्टेड के हमारे साथ आए, ये हमारे खिलाफ दूसरी पार्स के मिलके हमें डिग्रेड करना चाहते हैं। तो इसमें इसका नुकसान किसका होगा? इस सब कॉन्टिनेंट का नुकसान होगा। उसको ये फेस नहीं करते। आप इनके कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, एक ही थे इनके जसविंदर सिंह, उनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं, बल्कि उन्होंने अपनी किताब भी दी, वो जिना जो उन्होंने लिखी थी, यही कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बाइफिकेशन हो गई है, हम दोस्ती चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन अफसोस है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हमें दोस्ती करना चाहते हैं, और शायद आपके भी होंगे कुछ। तो बात यह है कि संजीदगी की पॉलिटिक्स जो है कई लोगों में है, कईयों में नहीं है। नेहरू साहब थे और कई और आपके लोग हैं, मनमोहन सिंह साहब थे, वली भाई पटेल थे, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल। सो द क्वेश्चन इज, इनको जोड़ेगा कौन? ज़ौक, जो आप सवाल कर रहे हैं, जोड़ेगा कौन? इनके अंदर अकल कौन लेके आएगा? अभी हमने सीज फायर कर लिया, खत्म होगी बात। हाँ, रफाल के आपने ये जो कहते हैं कि हमने, एक और एक पॉइंट आता है मुझे याद, अगर इतनी चीज थी, जब पाकिस्तान ने इनके जहाज गिरा दिए, आपने फिर दोबारा सॉर्टीज क्यों नहीं पाकिस्तान में लेके आए? गिव मी दैट आंसर। क्यों? बिकॉज वी वर डाउनिंग यू 300 किलोमीटर बिफोर यू वर टेकिंग ऑफ, सो दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड कि देखो, पीस इज द ओनली आंसर, फाइटिंग एंड कन्फ्रंटेशन इज नॉट द आंसर। जी, नजम साकिब साहब ऐड कीजिएगा। मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखिए, ये जो हिलाली साहब ने कहा है ना कि वो कातिल है, वो चाय वाला है, एक दो फिक्रे सिर्फ बोलूँगा, उसके बाद आपने ब्रेक पे जाना है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना पब्लिक में, जब हम पब्लिक में बात करते हैं तो हमें एहतियात करनी पड़ती है कि आप उसको जो इज्जत मिली हुई है उसको वो दें। बाकी जो आपके ख्यालात इस तरह के हैं, वो जो सच झूठ का मामला है, वो आप अपने दिल में रखते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हिलाली साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो फिर उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती ये है कि आके एक आदमी जो इंडियन लॉ के तहत, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, लोकसभा में जो हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स पढ़ें जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था जब इसके खिलाफ एलिगेशंस हुए थे, मैं तो हैरान हूं। जब ये आया था पाकिस्तान, हैरान था कि इसको एक इन्विटेशन गया था। खुदा के लिए, यू कांट टेक क्रिमिनल्स, वॉर क्रिमिनल्स, अगर एक दूसरी नेशन उसको इलेक्ट करती है तो उसके माने आप भी इज्जत करें? नॉट एट ऑल। ठीक है, और वो बात वही है कि वो अर्न करनी पड़ती है, और जिस किस्म के ताल्लुकात हमारे रहे हैं उसमें मेन कल्प्रिट जो है वो उन्हीं को समझा जाता है। नरेंद्र मोदी ही ये सब कुछ कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर अमन नहीं आ रहा, और जब से वो आए हैं ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी हमारे सामने हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, एक और आम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब एक और मामला है, वो है एक अहम मुलाकात का, और ये मुलाकात जो है ये होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की और जो है वो पुतिन की। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अरसे से, दहाइयों से जो है वो ख़राब हैं। ख़ास तौर पर यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर बड़े मामलात जो हैं वो ख़राब हुए। लेकिन अब ये जब मुलाकात होने जा रही है तो इससे क्या हासिल होगा? याद रखिएगा, एक ऐसी जगह ये मुलाकात हो रही है जो किसी ज़माने में रशिया की होती थी और उसने अमेरिका को वो जगह बेच दी, यानी अलास्का के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है। अब इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या हम इसको समझा जाए कि ये इस पर डॉट लगा दें कि अब ये जंग रुकने वाली है, या बहुत से सवालात हैं जो इस मुलाकात के हवाले से रेज़ हो रहे हैं, और क्या इसका हासिल वसूल होगा? और ये भी कहा जाता है सिफारती ज़ुबान में कि जब इतनी बड़ी मुलाकात होती है तो उससे पहले मामलात तय हो जाते हैं। तो क्या मामलात तय हो गए हैं? और इस मुलाकात के अंदर यूक्रेन अब तक हिस्सा नहीं है, तो यूक्रेन और रशिया ही वो दो ममालिक हैं जिनके दरमियान फ़ैसला होना है, तो कितना ज़रूरी है कि वो भी इसका पार्ट हो। हिलाली साहब, अलास्का में होने वाली ये मुलाकात जो कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर एंड करने के लिए जा रही है? नहीं, कैसे ये हो सकता है ज़ौक़? ये एंड कैसे हो सकता है? आप दोनों पोजीशंस आप देख लें, यूक्रेन का और नेटो का और रूस का। रूस कहता है कि हमने क्राइमिया लिया है और रशियन स्पीकिंग एरियाज ऑफ यूक्रेन हमारे हैं, हमने उनको फतह कर लिया है और हमें एक दो और चीज़ें करने हैं, मगर हम उसके बाद अगर आप एक पीस ट्रीटी लाना चाहते हैं या सीज फायर एग्री करना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड्स कि हमने ले लिया है जो हम चाहते हैं, तो फिर ठीक है। यूक्रेन का तो प्रेसिडेंट रोज आता है और कहता है एक गज हम अपनी टेरिटरी नहीं देंगे उनको, और ईयू जो है और ईयू जो है वो खड़ा हुआ है उसके साथ दिन रात। आज उसने वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की है। सवाल ही नहीं होता है। मगर ट्रंप जो है वो तो आने के पहले वो उसने क्या कहा था कि यूक्रेन विल हैव टू गिव समथिंग। कहता है यू हैव टू गिव। वो तो उसको जब मिला था और उसको जब पहले दिन वो बदतमीजी की उसके साथ व्हाइट हाउस में, ट्रंप ने उसको बुला के अपना गेस्ट बना के फिर उसको खूब इंसल्ट किया और कहता है यू हैव नो ऑप्शन और ऐसे ऐसे चीजें उसे कहा टेलीविजन में। तो कैसे हो सकता है कि यूक्रेन ऐसी चीज मान जाए? वो तो नहीं मानेंगे। अब बात आप करें कि पीस ट्रीटी अगर हो तो टॉक ऑफ अ न्यूट्रल यूक्रेन जिसमें जिसमें फौज नहीं होगी, जिसमें कोई नेटो नहीं आएगा, देयर विल बी अ यूक्रेन। अगर एक पीस ट्रीटी के आप सोच रहे हैं, देयर विल बी अ न्यूट्रल जो उसको चाहिए पुतिन को, एंड देयर विल बी नो आर्मी उसके और फिर भी क्राइमिया और जो इस वक्त जमीन उनके हाथ में है वो रूस के साथ रहेगी। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे नहीं पता चलता है कि अगर लैंड ट्रांसफर ना हो और सॉवरेनिटी का ट्रांसफर ना हो फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया, रशिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। वो 5 लाख 4 लाख जो मारे गए हैं वो खामखा मारे गए कि इसीलिए मारे गए कि पहले वही बॉर्डर होगा? ऑफ कोर्स नॉट सो। अच्छा मीर साहब, जब कोई ऐसी मुलाकात होती है तो उसके बाद जो एक प्रेस रिलीज आती है, आपको क्या लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हमें नजर आएगा इस मुलाकात में, या हमें नजर आएगा कि हाँ जी पेशरफ्त हुई है? और पेशरफ्त का लफ्ज तो वही होता है कि जो हमेशा से चलता रहता है। देखें, इन दोनों मुल्कों के अंदर बहुत बड़ा एक डेडलॉक था, हेडलॉक भी हो गए थे, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि कम से कम ये एक उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के ये बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, अलास्का में कर रहे हैं, वो रशिया का ही था, रो रहे हैं अब क्योंकि वहाँ तो तेल भी निकल आया। तो ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि आई एग्री विद हिलाली साहब, आई डोंट थिंक कि किसी के अंदर जाएगा, बिकॉज यहाँ जो जुरिस्डिक्शन है रशिया ने ले लिया और वो किसी और को देगा नहीं। अगर तो वो सकम कर जाए इस मुलाकात के अंदर टू डोनाल्ड ट्रंप, और ये कितना कन्विंसिंग रहेगा, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज ऑब्वियसली ये जिस तरह काम कर रहा है और जो रशियन एक व्यू पॉइंट है, आई थिंक यहाँ एक क्लैश है।
तो ये अगर तो मैं समझता हूं कि यूरोप इसमें इंटरवीन करे। यूरोप तो बड़ा प्रिंसिपल है, उन्होंने आज भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि सबसे पहले तो आप बात करो ना क्रक्स की, क्या यूक्रेन है टॉक्स के अंदर? यूक्रेन इज नॉट इन द टॉक्स। वो कहते हैं कि यूक्रेन हैज टू बी पार्ट ऑफ द टॉक्स। तो मैं साथ साथ मेरा एक सप्लीमेंट्री आता है, यार तुम कहते हो यूक्रेन हैज टू बी इन द टॉक्स, तो फिर जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो व्हाई आर द कश्मीरीज इन द टॉक्स? कश्मीरीज आर नेवर इनवाइटेड फॉर द टॉक्स फ्रॉम आइदर साइड्स, व्हाई नॉट? तो ये जो चीज है कि वेयर इट सूट्स यू इट्स फाइन, वेयर इट डजंट सूट यू नो, keep it at a bench. So ये एक मैं समझता हूँ it's a breakthrough. It's not something कि आप कहेंगे कि miracles आ जाएंगे, आप समझते हैं कि कल जंग खत्म हो जाएगी, sanctions उठ जाएंगे। रशिया के ऊपर बड़े चंद लोगों को पता है कि बहुत बड़े बैंकिंग सैंक्शंस है, बहुत बड़े बैंकिंग सैंक्शंस। वो पैसा ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अभी ये मेरे ख्याल को दो साल पहले ये जो रोमन जब पैसा ये रशियन जो पैसा आया था इधर उधर, उन्होंने उनकी यॉट्स भी बंद कर दी, उनका पता नहीं क्या क्या मल्टी बिलियनर्स जो उनको पकड़ के उनके शिप सीज कर दिए, हर चीज कर दी, एसेट्स फ्रीज कर दिए। तो ये बड़े और भी इश्यूज हैं ये जो कि डिस्कस किए जाएंगे। एंड पुतिन विल बी अंडर प्रेशर, सो विल बी डोनाल्ड ट्रंप। और ये डोनाल्ड कहता है आई एम द पुलिसमैन, do not underestimate the Russians. They have own bloc and they are commanders of their own side. So ये अब हम देखेंगे कि ये बाद में इसमें इकोनॉमिक बातें भी होंगी दोनों के मुतालिक, दोनों के मुल्कों के ट्रेड कैसे बहाल करें, उसको हम वापस वैसे रिकल जाएं। तो यूक्रेन विल नॉट बी द ओनली सिचुएशन कि जिसके ऊपर ये बात करेंगे, और बायलैटरल्स और भी बात होगी इसके अंदर। नजम साकिब साहब, एक तो कौन अंडर प्रेशर होगा इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि हमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के हवाले से तो देखा था जब ज़ेलेंस्की मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप से तो क्या कुछ हुआ। तो ये जो ट्रेड वॉर अब स्टार्ट की थी, जो इंडिया के हवाले से बयानात थे डोनाल्ड ट्रंप के, ये यही समझा जाता है कि ये रशिया पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए था। तो क्या कोई दोनों में से अंडर प्रेशर होकर मुलाकात करने आएगा और उसका कोई फ़ायदा कौन उठा सकेगा और क्या उठा सकेगा इस मुलाकात का? देखिए, इस मुलाकात में यूक्रेन तो डिस्कस होगा, जंग बंदी की बात होगी, उसमें लेन देन की बातें होंगी, तजारत की बात होगी, चीन भी अंडर आएगा यानी डिस्कशन, और उसके बाद ये है कि तेल की भी बात होगी, उस ज़मन में हिंदुस्तान भी मौजूद गुफ्तगू बनेगा, बेसिकली तजारत की बात होगी। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो क्या वजह है, क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुल्क से मॉस्को यानी एक और जगह पे जाएंगे अलास्का, और इधर से पुतिन साहब जाएंगे और तन्हाई में बात होगी। वो थोड़ा सा आपको मैं इशारा करा देता हूँ। देखिए, पिछले दिनों हमें एक खबर मिली कि रूस जो है वो INF ट्रीटी से निकल गया है। तो जो असल गेम है वो ये खेली जा रही है कि इस वक्त का जो न्यूक्लियर दौर है, जो न्यूक्लियर ऑर्डर है, वो नया क्या होगा। हम देख रहे हैं इसको बड़े मायोपिक व्यू पॉइंट से कि उसमें ज़ेलेंस्की को बैठना चाहिए कि नहीं, और ज़ेलेंस्की इज इमैटीरियल। ये दो बड़ों की बात हो रही है, और बात हो रही है यानी न्यूक्लियर हिसाब किताब की, और ये INF से इससे निकलना लोगों ने देखा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। कौन सा ऐसा जो है वो दौर शुरू हो रहा है यानी न्यूक्लियर का, और ख़ास तौर पे इसमें ईरान और इजराइल की जंग को देखिए, ईरान का न्यूक्लियर होना देखिए, उधर से आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, उधर से वो तमाम ममालिक जो कि NSG के ग्रुप के मेंबर हैं उनको देखिए, उनके क्या इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पहली बात जो मेरे नज़दीक में होगी वो ये होगी, और वो हो सकता है किसी यानी एक्शन के तौर पे सामने आए, हमें डिटेल ना पता लगे, वरना अलास्का में बैठ के बात करने की ज़रूरत क्या है। चीन जो है वो याद रहे कि रूस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अभी बहुत ज़्यादा, जब तक शी जिनपिंग है और वो ताहयात हैं, जब तक पुतिन है और वो भी लगता है ताहयात है, इसमें तो कोई दरार नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन वो जो तेल है वो जिसकी बात हो रही है कि जी वो हिंदुस्तान को वो यानी सस्ते दामों देता है और हिंदुस्तान बेचता है, उस पे रूस को कुछ करना पड़ेगा, चीन पे रूस नहीं मानेगा। और जहाँ तक ये यूक्रेन की बात है, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहेंगे कि ये जंग बंद हो और वो सुरखरू हो के एक और अपना जो पर लगाएं अपनी कैप के ऊपर। इसके बारे में मैं मशकूक हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से रूस मानेगा।
जी मीर साहब। तो देखें, मैं जब हम बात करते हैं यूक्रेन की, बात तो यूक्रेन पे हो रही है ना, बात तो किसी वो ये तो आप इकोनॉमिक और बाकी जो बातें करेंगे वो तो यू विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट ब्रेक थ्रू, लेकिन मेन आपका जो टॉपिक है दैट इज यूक्रेन। जी, यूक्रेन ने आपके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, इकोनॉमिक ऑर्डर को टेढ़ा कर दिया है। महंगाई आप देख लो कहां से कहां पहुंच गई है। फिर उसके साथ रशिया उसको कैसे कैपिचुलेट कर रहा है, अमेरिका उसको कैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और उसने आपने तो अंदर आ गया, वो मिनरल्स का सारा ले गया वो उठा के। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, देखिए ना, जब हम कहते हैं अलास्का की, तो ना लाइटर नोट, वो मेरी फूफी के घर तो आके बात नहीं करेंगे ना दोनों, वो अलास्का में ही करेंगे। कहाँ जाएंगे वो मुझे बता दें। इट इज यस, अलास्का इज वन एरिया कि जो कि इंटेलिजेंस से कि उसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज, और उस पर क्रिमिनल फेडरल लॉ भी नहीं लगता यूएस का, ये भी बड़ा पॉइंट है। नहीं जी, इट इज पार्ट ऑफ अमेरिका। अलास्का इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका। यस, तो वहां हर चीज वही लगता है। आपको याद नहीं है अभी जब उसने, ट्रंप ने जब इन पे टैरिफ बढ़ाया था, तो उन्होंने कहा था कनाडा ने कि हम तो आपको चार्ज करेंगे, फिर आप हमारे रास्ते से अंदर अलास्का जाएंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली लैंड रूट व्हिच यू कैन गो इन। सो दैट इज अमेरिका, बट लेट्स कॉल इट दिस वे, because it is a cold war, because it is a cold detente, so they're sitting in a cold area and talking with each other. बिल्कुल सही है, they could have spoken or talked to anywhere, लेकिन इन दोनों के खिलाफ इस वक्त जो एक मुहिम है, दैट इज अ वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि नजमुल साहब के साथ बात कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। यूरोप इज इन फेवर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स हिज ओन, उसका जो अब नेशनल एजेंडा आ गया अपना कि मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिले, तो वो जो पहले बात हुई थी, पीसेस करके पीस करना इज नॉट अ पीस, दैट इज जस्ट अ होक्स। और वैसे भी वो इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा नारा भी था कि मैं तो इस जंग को फौरन खत्म कर दूंगा। हिलाली साहब, आपका पॉइंट शॉर्टली। देखिए जी, सीधी सादी बात यह है, अलास्का वाज पिक्ड, जैसे ट्रंप ने खुद कहा पब्लिकली कि मेरे लोग जो हैं वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं कि किधर बातचीत होना चाहिए। जाहिर है अगर पुतिन आता वो कहते देखो भागे भागे ट्रंप के पास आया, और अगर ट्रंप जाता तो वो कहते भागे भागे देखो वो गया है मॉस्को। ऐसा लगता था कि किसी का पल्ला भारी है। तो दे पिक्ड अ प्लेस, और ऐसा अनयूजुअल प्लेस था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स 1-2 दिन लगे उनको फैसला करने कि कैसे ये दोनों उधर पहुंचेंगे, अपेरेंटली, बिकॉज दिस इज व्हाट ट्रंप सेड। मगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज, सॉरी, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, ईयू और अमेरिका इस पे एक नहीं है। ट्रंप तो चाहता है कि सीज फायर हो जाए। अगर सीज फायर इन प्लेस हो जाए तो आपसे मैं कहता हूं, सीज फायर इन प्लेस हो जाए और उधर ठीक लोग मॉनिटरिंग करने के लिए सीज फायर पे आ जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर एक यूएन फोर्स आ जाए बिटवीन द बैटल फ्रंट्स, तो कौन सीज फायर इन प्लेस किसका एडवांटेज होता है? एक्चुअली इट इज द एडवांटेज ऑफ रशिया। उसने तो पूरा क्राइमिया ले लिया है, और क्राइमिया वो कभी वापस दे नहीं सकता भाई, खुदा के लिए। द होल फ्लीट ऑफ रशिया इज इन क्राइमिया। क्राइमिया इज द हेडक्वार्टर्स, माने द कोस्ट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रशियन फ्लीट। तो एंड ट्रेडिशनली अंडर सोवियत यूनियन उधर होता था, और रशियन स्पीकिंग एरिया है, ज्यादातर लोग उधर रूसी हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी सोल्यूशन जिसमें रूस को फॉरगो करना पड़ता है उसके अब तक कॉन्टेक्स्ट। और यूक्रेन था क्या यार, पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन था ना। ये तो क्रुश्चेव भी तो यूक्रेनियन था, जो पार्टी हेड ऑफ द रशिया, हेड ऑफ द सोवियत यूनियन, वो यूक्रेन का था। मगर अब जब उन्होंने अलग किया है, उस वक्त उन्होंने जब अलग हुए हैं, दिस यूएसएसआर, द स्टेट्स ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, वैसे ही अलग हो गए। मगर उसके पहले व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, बहुत सारे चेंजेस आए थे इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। इट डिडंट मैटर देन, बट इट मैटर्स नाउ। और मेरे ख्याल में ये लंबी बातें होगी इसके बारे में, आसान नहीं है। अमीर साहब, आपको क्या लगता है, एक तो ये भारत का किरदार पाकिस्तान के पीस को ख़राब करने के लिए ये तो सब पर आया है, उसके सबूत भी पाकिस्तान के पास जिंदा मौजूद हैं, लेकिन जो हम इनको नैरो डाउन कर रहे हैं, आप इस सिमत को कैसे देखते हैं? सबसे पहले जब आप
ये सवाल करते हैं या और भी जो होते हैं लोग सवाल करते हैं कि भारत ने ये कर रहा है वो कर रहा है, और भाई आप एक अंडरस्टैंड कर लें हम सबको कि भारत का एसओपी है ये वो करेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी बात नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं करेगा, वो खिलाफ भी बात करेगा, तो हमें तो एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो बार बार इसको हम रिपीट करें, हाँ जी हिंदुस्तान ने ये, और भाई वो करेगा, उसका काम ये, सिंपल एज दैट। हाँ, अब बात आती है हम क्या करेंगे। हमें भी इनके वही महाज पकड़ना है जो कि ये पब्लिक ओपिनियन गेज करने की कोशिश करते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। हमें भी चाहिए, जिस तरह आप अपने शोज में करते हैं, बाकी शोज में हम पाकिस्तान में करते हैं, हमें इसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए, मैं कई दफा कहता हूँ हम रिएक्टिव है। हम 35A और 370 पे पूरा पाकिस्तान उठ गया था, भाई उससे पहले किधर सोए हुए थे तुम, क्यों नहीं उठे थे उससे पहले। आप कंटिन्यूसली करें जो कि हिंदुस्तान कर रहा है, वो छुप के भी करता है, ओपनली भी करता है, हम रिएक्ट कर देते हैं। हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन की जरूरत है। सो बेसिकली ये कहते हैं ना, वो कूजे को बंद करके इसके अंदर वी गॉट टू गो इंटरनेशनली ऑन दिस। आज देखो ना, यूक्रेन उस पर बात हो रही है, इजराइल ईरान पे बात हो रही है, कश्मीर पे मुझे बता दो वहां लाखों लोग मर गए हैं यार, लाखों लोग मर गए हैं, वहां को बात हुई है आपकी? आप अफगानिस्तान के अंदर देख लो कितने लोग मारे गए हैं, वहां उस पर को करते हैं बात? वो उसकी तो मूवीज बना के आपको दिखा देते हैं, हम जी वी वर द चैंपियंस, जिस तरह इन्होंने वियतनाम की मूवीज बनाई थी। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये इनका अपने फायदे के अंदर जाता है। हमें अपनी लीडरशिप को तकड़ा करना है। हम अपनी लीडरशिप को जब तकड़ा नहीं करेंगे, आपके लोग जो बाहर के आएंगे ना, वो आपका खुद एडवांटेज उठा लेंगे। वो कहेंगे यार ये तो खुद फटे हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं, हमें वी हैव टू लुक ऑन दिस मोर सीरियसली रादर देन बेसिकली क्रिटिसाइज। हम तो करते रहेंगे, वो हमें करेंगे, हम करते रहेंगे। लेट्स सी कि व्हाट डू वी डू बेटर देन दैट। नजम साकिब साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए, मुझे तो ये ट्रेंड जो है दहशतगर्दों को इनफिल्ट्रेट करने से पहले जो है वो पकड़ना, जिस तरह पता लगा है कि 14 जो है ना, ये कल की खबर है, 14 मज़ीद दहशतगर्द जो हैं वो इनफिल्ट्रेट कर रहे थे, दरअंदाजी कर रहे थे, तो उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया है। मुझे तो इस यानी ट्रेंड से बड़ी खुशी है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम इदारों को जो कि इस सिलसिले में लगे हुए हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो अस्करी है। क्यों? इसलिए कि पहले ये होता था कि आपके यहाँ आते हैं लोग, कोई कुलभूषण यादव आता है, वो पता नहीं कितने साल से आपके पास इधर है, और आपको पता उस वक्त चलता है जबकि वो खुल के वो सामने आप उसकी इंटेलिजेंस करके, तो ये वो। अब ये कि वाक़या होने से पहले, तो मैं तो इस ट्रेंड को खुशामदीद कहूँगा। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, एक तो 31 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई है कोयटा के अंदर, और ये हमारा आज़ादी का महीना भी है, हम उस तरह उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा इवेंट आ रहा हो तो उस पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर देता है। तो हम भी भरपूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको ये समत के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? यार ये जो साकिब साहब ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि हम इनको पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं, और कंग्रेचुलेशंस टू आर्म्ड फोर्सेस। मगर ठीक कह रहे हैं, वो आने के पहले अगर करते, मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा। प्लीज अंडरस्टैंड, 47 पीपल हैव बीन किल्ड। यार ये कोई छोटा सा इनकर्शन है, एक बहुत बड़ा इनकर्शन है। इतने सारे लोग अफगानिस्तान में कितने देर तक थे, कब तक थे, अफगानियों ने क्या किया, रोका क्यों नहीं है? इसके माने उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है अफगानिस्तान में, या उसका मतलब यह है कि वो मिले हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, वो मिले हुए हैं और उनकी एग्रीमेंट है कि जाने दो इनको। नंबर 1। नंबर 2, चलो आप आ गए, अब 47 मारे गए, फिर आएंगे, फिर मारे जाएंगे, कोई ना कोई घुस भी जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, और इधर आके मारेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया बैठे बैठे बस पैसे देते रहे और ये आते रहे। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इंडिया की एस्ट्रोलॉजी मार्केट $7 अरब, $7 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है। यानी मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए लोग खूब पैसे खर्च कर रहे हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को इन एस्ट्रोलॉजिस्ट्स ने क्यों ख़बरदार ना किया
कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ वो करने वाला है जो कि आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, मोदी सरकार को अचानक पता चला है कि इंडिया ने पाकिस्तान के कम से कम 5 तैयारे गिराए। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि तैयारे गिराने वाला झूठ आपने कुछ जल्दी नहीं बोल दिया, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस में तो अभी 2-3 महीने बाकी हैं। हमारे नाज़रीन जो है वो सोशल मीडिया पर से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।